जिस तरह से ईडी, एनआईए, पुलिस फर्जी केस, नया दौर शुरू किया, यूएपीए, कुछ लोग बेशक डर गए हैं, कुछ लोग थक गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, उनको लगा बहुत बोल लिए इसलिए खामोश हो गए हैं। कुछ लोग सोचते हैं बस्तर के में जो लड़ाई चल रही है, बस्तर में जो दमन हो रहा है, ये तो नक्सलवादियों के खिलाफ हो रहा है। हम तो नक्सलवादी नहीं है, हमारा राजनीतिक विचारधारा दूसरी है, इसलिए हमको इस समय बोलना नहीं है, हमको चुप रहना है। लेकिन दोस्तों, ये जो हमला करने वाली ताकत है, ये आप में और नक्सलवादी में कोई फर्क नहीं करती। ये जो भाजपा आरएसएस का फांसीवादी निजाम है, ये सारे लेफ्ट को एक ही मानती है। हमारा जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उसने तो यहां तक कहा है कि दो तरह के नक्सलवादी हैं, एक वो जो बंदूक वाले नक्सलवादी हैं और दूसरे वो जो कलम वाले नक्सलवादी हैं। यानी अगर आप लिखते भी हैं, कविता लिखते हैं, किताब लिखते हैं, आप बुद्धिजीवी हैं, आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, तो भी आपको ये सरकार नक्सलवादी कहकर आपको जेल में डाल सकती है, यूएपीए लगा सकती है। पूरा का पूरा आरएसएस हर लेफ्टिस्ट को नक्सलाइट कहता है, पूरे वामपंथ को वो एक ही मानते हैं, पूरे लेफ्टिस्टों को। और हम समझ रहे हैं कि वो तो नक्सलवादी हैं, अगर बस्तर पर हमला हो रहा है वो अलग है, हम अलग हैं। दोस्तों, बचेगा कोई नहीं। आज बस्तर पर हमला है, हमला आप पर भी है। अगर हम इस समय इस जुल्म के खिलाफ मिलकर नहीं बोले तो याद रखना कोई नहीं बचेगा हम में से। डेमोक्रेसी नहीं बचेगी अगर हम इस वक्त खामोश रहे तो। इस वक्त सबसे बड़ा हमला है, ये हमारे लिए सबसे बेहतरीन मौका है कि हम डेमोक्रेसी को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दें, हम अपना बेस्ट, अपनी जिंदगी का बेस्ट दे दें इस वक्त लड़ाई में। लेकिन इस वक्त हम सबसे ज्यादा खामोश हैं, ये बहुत खतरनाक हालत है। ब्रेख्त ने कहा कि क्या जुल्मतों के दौर में भी गीत गाए जाएंगे, और फिर जवाब दिया, हाँ, जुल्मतों के दौर में जुल्मतों के गीत गाए जाएंगे। लेकिन हम जुल्मतों के दौर में खामोश हो गए हैं, हमने ब्रेख्त को भी निराश किया। दोस्तों, मैं आपको छत्तीसगढ़ के बारे में बताऊंगा। चे गुवेरा ने इसी बारे में कहा था। चे गुवेरा ने कहा, मैंने उनकी भी कब्रें देखी हैं जो मरने से डरते थे। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में अभी अमित शाह ने कहा कि अगर नक्सलवादी हथियार रख दे, मुख्य धारा में आ जाए तो शांति हो जाएगी। और हम में से बहुत सारे लोग जो अलग अलग प्रगतिशील तबके से आते हैं, वो भी ये कहते हैं कि हाँ, ये नक्सलवादियों की गलती है कि उन्होंने हथियार उठाए, इसलिए उनके ऊपर तशद्दुद हो रही है। गोया कि अगर वहां नक्सलवादी हथियार ना उठाते तो बस्तर के लोगों को इंसाफ मिल जाता, और हम जो एक्टिविस्ट लोग हैं जो हथियार नहीं उठाते हैं, उनकी बात सरकार मान लेती और संसाधनों की लूट बंद हो जाती, अदालतें न्याय देने लगती, सरकार बड़ा इंसाफ करने लगती, सब कुछ ठीक हो जाता। बस खाली नक्सलियों ने गलती कर दी कि उन्होंने हथियार उठा लिए। अगर हथियार ना उठाते तो सब ठीक हो जाता। क्या ऐसा है? आइए, मैं आपके सामने अपना केस रखता हूं, अपना मामला आपकी अदालत में रखता हूं, और आप
फैसला कीजिएगा आखिर में कि अगर कोई हथियार ना उठाए तो फिर उसके साथ क्या होता है। दोस्तों, मेरा जन्म एक गांधीवादी परिवार में हुआ। मेरे परदादा महर्षि दयानंद के पहले शिष्य थे उत्तर प्रदेश के। मेरे परदादा महर्षि दयानंद को लेकर उत्तर प्रदेश गए। महर्षि दयानंद हमारे घर में ठहरते थे मुजफ्फरनगर में, और उत्तर प्रदेश में आर्य समाज की स्थापना मेरे परदादा ने महर्षि दयानंद के साथ मिलकर की थी। उसके बाद मेरे ताऊ ब्रह्म प्रकाश शर्मा, वो सीनियर कांग्रेस के लीडर थे और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। नेहरू हमारे घर आते थे, इंदिरा हमारे घर आती थी। हमारे घर 5 प्रधानमंत्री आए और एक सोफा है जिस पर 5 प्रधानमंत्री बैठ चुके हैं। हमारे यहाँ चंद्रशेखर आते थे, हमारे यहाँ चरण सिंह आते थे, वहीं के थे, मुजफ्फरनगर के ही थे। लाल बहादुर शास्त्री हमारे घर में 2 साल रहे हैं। राजनारायण समाजवादी नेता जिन्होंने इंदिरा गांधी को चुनाव में हराया था 1977 में रायबरेली से, वो जब अंडरग्राउंड थे तो 6 महीना हमारे घर में छिप कर रहे। उस वक्त भारत के फ्रीडम फाइटर्स का अड्डा था हमारा घर। उसके बाद मेरे पिताजी लक्ष्मींद्र प्रकाश, उन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया। मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन को आग लगा दी उन्होंने। और उसके बाद गांधी जी ने मेरे पिताजी को अपने आश्रम में बुलाया और मेरे पिताजी गांधी जी के साथ सेवाग्राम आश्रम में रहे। और पिताजी से ही हम सुनते थे कि गांधी जी ने कहा था कि नौजवानों को गांव में जाके काम करना चाहिए, वरना भारत का लोकतंत्र गुंडों का लोकतंत्र बन जाएगा। तो अपनी शादी के 20 दिन बाद मैं और मेरी पत्नी दिल्ली से अपनी जॉब छोड़कर अपने सूटकेस में कपड़े डाल के हम दिल्ली छोड़कर छत्तीसगढ़ चले गए। और वहाँ एक आदिवासियों के गांव में हमने एक पेड़ के नीचे अपने बैग रख दिए और हमने वहाँ रहना शुरू कर दिया। हमने वहाँ छोटे बच्चों को चॉकलेट देना, उनको नहलाना, हैंडपंप पे ले जाके उनको पढ़ाना, उनके साथ खेल कूद करना, महिलाओं घर घर जाना, महिलाओं से जान पहचान करना और नौजवानों के साथ वॉलीबॉल खेलना शुरू किया। और धीरे धीरे हमने वहाँ लोगों को उनके अधिकार बताए कि आपको मध्याह्न भोजन बच्चों को मिलना चाहिए, आपको राशन की दुकान से इतना राशन मिलना चाहिए, आपको आंगनबाड़ी से इतना पोषण आहार गर्भवती माता को, किशोरी माता को, छोटे बच्चे को मिलना चाहिए, यह आपका अधिकार है। नरेगा में आपको इतनी मजदूरी मिलनी चाहिए। लोगों को उनके अधिकार बताने शुरू किए और उसके चारों तरफ हमने लोगों को संगठित करना शुरू किया। लोगों को संगठित करके हम अधिकारियों के पास ले जाते थे और लोगों को अधिकार दिलवाते थे। हमने जब ये काम शुरू किया उसके बाद सरकार बहुत खुश हुई कि बस्तर को तो काला पानी माना जाता था, पनिशमेंट पोस्टिंग मानी जाती थी। किसी कर्मचारी को सजा देनी हो तो उसका बस्तर ट्रांसफर कर दिया जाता था। तो सरकार के अधिकारी बड़े खुश थे कि दिल्ली से कोई जोड़ा कपल आकर के यहाँ आदिवासियों के बीच रह रहा है और काम कर रहा है। तो कलेक्टर, एसपी, जज, मिनिस्टर सब हमारे आश्रम में आके बैठ जाते थे और सरकार कहती थी कि हमारा वीडियो काम नहीं करता तो आप हमारे पंचायती राज की ट्रेनिंग आप चलाओ, वाटरशेड प्रोजेक्ट आप चलाओ, ट्राइसम ट्रेनिंग्स आप चलाओ, सैनिटेशन प्रोग्राम आप चला लो, हेल्थ कम्युनिटी हेल्थ का प्रोग्राम आप चलाओ, कम्युनिटी एजुकेशन का प्रोग्राम आप चलाओ। देश दुनिया की संस्थाएं हमारे पास आने लगी कि हम चाहते हैं कि आपको मदद करें, आप इस आदिवासी इलाके में काम कर रहे हैं। और हमारा जो मैं और मेरी पत्नी ने जो एक संस्था शुरू की थी वहाँ,
वो इतनी बढ़ गई कि हमारा 1000 का स्टाफ हो गया और 1 करोड़ महीने की हम सैलरी बांटने लगे। और हेल्थ, एजुकेशन, रोजगार और पर्यावरण और उनके वृक्षारोपण और सिंचाई और खेती बाड़ी, एग्रीकल्चर ट्रेनिंग, ये सारे कार्यक्रम हम चलाने लगे। सरकार बहुत खुश थी हमारे साथ। मुझे ऑलरेडी मजिस्ट्रेट अपॉइंट कर दिया गया। मैं डिस्ट्रिक्ट जज के साथ बैठकर, डैश पर बैठकर समझौते के मुकदमे सुनता था। मैं कंज्यूमर फोरम का जज बना दिया गया। मैं वहां भी जज के साथ बैठकर मुकदमे सुनता था। सुप्रीम कोर्ट की संस्था नालसा, नेशनल लीगल एड सर्विसेज अथॉरिटी की हमारी संस्था को मेंबर बना दिया गया। हम लोग जिला जज के साथ गांव में जाकर कैंप्स लगाते थे और आदिवासियों को समझाते थे कि अगर आपके साथ अन्याय हो तो चुप मत बैठिए, अदालत आइए, आपको मुफ्त वकील मिलेगा। और इस तरीके से हम वहां काम करने लगे। बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन तभी एक टर्न आ गया, एक मोड़ आ गया। और वो मोड़ क्या था कि इसी दौरान एक पैरेलल प्रोसेस भी चल रहा था और वो प्रक्रिया थी एलपीजी की प्रक्रिया, एलपीजी का प्रोसेस। एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन